आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जूलियस सीजर ने एक तेज और फैसला कुन फतह के बाद कहा था, वेनी वेडी विसी, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, यानी कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। ये अल्फाज अगर न्यूयॉर्क इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत से मुतल्लिक कहे जाएं तो गलत नहीं होंगे। ज़ोहरान ममदानी की इसी जीत के बाद दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। सदर ट्रंप का यह मानना है कि अब न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट शहर बन जाएगा, तो ममदानी का यह कहना है कि तनकीद करने की बजाय वर्किंग क्लास के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए कि जिन्हें हल करने का वादा करके आप इलेक्शन जीते हैं। गुज़िश्ता रोज ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद अमरीकी सदर ने अपने पहले मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। देखते हैं कि वो कैसे इकदाम करता है। नौमुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं और इसी वजह से अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत को एक बार फिर शटडाउन से नत्थी किया है और यह कहा है कि शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला। हमें आज रात ही बिल पास करना शुरू कर देना चाहिए। सेनेट में कदामत पसंद डेमोक्रेट अराकीन ने हकूमती शटडाउन खत्म करने में सिफर दिलचस्पी दिखाई है कि जिसकी वजह से अमरीका तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना कर रहा है। सदर ट्रंप की तनकीद और तबसरों का जवाब देते हुए ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि जिस सदर ने ग्रोसरीज कम करने का वादा करके इलेक्शन जीता और सदर मुंतखब हुए, उनके लिए इतना काफी नहीं कि उन्हें मसले का पता हो, बल्कि ये ज्यादा अहम है कि वो और उनके साथी रिपब्लिकन्स इन मसाइल को हल कैसे करेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन्स को यह खतरा है कि हम वो वादे पूरे कर लें। जबकि फॉक्स न्यूज को दिए हुए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि ममदानी को कामयाबी के लिए वॉशिंगटन का एहतराम करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके कामयाब होने के इम्कानात नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि शहर कामयाब हो, ना कि ज़ोहरान ममदानी। मारूफ अमरीकी कानून साज बर्नी सैंडर्स ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को जदीद अमरीकी तारीख के अजीम सियासी अपसेट में से एक करार दिया है। वाज़ेह रहे, न्यूयॉर्क शहर का बजट पाकिस्तान के वफाकी बजट से 2 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क में 800 से जायद जबानें बोली जाती हैं। मारूफ अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक द बिग एप्पल के नाम से मशहूर न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के 123 बिलियनियर्स रहते हैं कि जो दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा हैं और उनकी कुल वर्थ $759 बिलियन है। इन 123 बिलियनियर्स में से ज्यादातर की कोशिश ये रही नाजरीन कि ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन हार जाएं। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने anyone but Mamdani, these billionaires are spending big to stop him from becoming New York City's mayor के उन्वान से एक मजमून लिखा है कि जिसमें उन अरब पतियों के नाम लिखे गए हैं कि जिन्होंने ममदानी का रास्ता रोकने के लिए पैसे और इन्फ्लुएंस का भरपूर इस्तेमाल किया। फोर्ब्स मैगजीन में इन 21 बिलियनियर्स के नाम और उनकी जानिब से दी गई रकम का भी बताया गया है कि जबकि टाइम ऑफ फोर्ब्स मैगजीन ने इन अरबपतियों की जानिब से डोनेट की गई रकम की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार भी जारी किए हैं। न्यूयॉर्क के अमीर तरीन अरबपति और ब्लूमबर्ग एलपी के मालिक और साबिक न्यूयॉर्क मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के मुखालिफ उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन के लिए $13.3 मिलियन दिए। दूसरे नंबर पर एयरबीएनबी के मालिक जोसेफ गेबिया ने $3 मिलियन, एस्टी लॉडर की लॉडर फैमिली ने $2.6 मिलियन, हेज फंड्स में सरमाया लगाने वाले बिल एक्मन ने $1.75 मिलियन, लुइस कोर एंड न्यूयॉर्क जायंट्स की मालिक खानदान टिश फैमिली ने $1.2 मिलियन, ऑयल एंड गैस सेक्टर से मुंसलिक जॉन हेस एंड फैमिली ने $1 मिलियन, डैनियल लोएब ने $7,75,000, बैरी डिलर और स्टीव विन ने $5 लाख, जबकि ग्रेग हेरोविट्स की अहलिया मार्सेला गुआनो हेरोविट्स ने $4 लाख ममदानी के मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रू कुओमो की इलेक्शन कैंपेन में खर्च किए हैं। जस्ट इमेजिन दीज नंबर्स। फोर्ब्स मैगजीन की एक खबर में नाजरीन ये भी बताया गया है कि सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की इलेक्शन कैंपेन में उनकी मदद की है। जिम साइमंस की साहबजादी एलिजाबेथ साइमंस ने $2.5 लाख, जबकि गिथब के को फाउंडर टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 डोनेट करके ममदानी की इलेक्शन कैंपेन को फंड किया। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में ममदानी के खिलाफ 26 अरबपतियों ने $27 मिलियन खर्च किए, जबकि ममदानी की हमायत में फकत $2,70,000 खर्च किए गए। ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जहां एक जानिब सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के अरबपति मुतहर्रिक थे, तो दूसरी तरफ वो यहूदी लॉबी भी थी कि जो किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बने।
اور اس کا اظہار یہودی لابی کے بڑے بڑے انفلوئنسرز کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر برائے ڈیاسپورا افیئرز امیچائی چکلی نے ممدانی کی جیت کے بعد انہیں حماس کا ہمدرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ زوران ممدانی کی کامیابی نیو یارک کے یہودی برادری کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ فاکس نیوز میں لکھے آرٹیکل میں امیچائی چکلی نے یہ کہا ہے کہ نیو یارک شہر کبھی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں آ چکا ہے کہ جو اسرائیل مخالف موقف رکھتا ہے۔ انہوں نے نیو یارک کے یہودیوں کو مشورہ دیا ہے کہ حماس کے حامی زوران ممدانی کے میئر بننے پر تمام یہودی نیو یارک چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہونے پر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ نیو یارک بھی اسی رستے پر چل نکلا ہے کہ جس پر لندن پہلے ہی چل رہا تھا، اور جو لوگ حالات کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ سی این این نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ امریکہ میں یہودی سیاستدانوں میں سے سب سے طاقتور سیاستدان چک شومر نے نیو یارک الیکشن میں ووٹ تو دیا ہے، مگر کس کو دیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان کی جانب سے میئر کا الیکشن جیتنے والے امیدوار کو کامیابی پر مبارکباد دینا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اگر چک شومر کچھ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب ویری ایکسیپٹنس، فیئرفل کنسرن اور جویس سیلیبریشن ہے کہ جو ممدانی کی جیت کے بعد نیو یارک میں منائی جا رہی ہیں۔ سی این این کے میئر الیکشن سے قبل ایک سروے کے مطابق 64% نیو یارکرز نے ممدانی کے مخالف امیدوار اینڈریو کوومو کو ووٹ دیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہودی رہنما اور اثر و رسوخ رکھنے والوں نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو قائل کیا کہ انہیں ممدانی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دینا ہوگا، مگر اس تمام کے باوجود گزشتہ روز کی جیت واضح کرتی ہے کہ ممدانی تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب ہوئے ہیں۔ ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک میئر کے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، اور جس دن وہ عہدے کا حلف لیں گے ان کا پرفارمنس کاؤنٹر شروع ہو جائے گا۔ الجزیرہ نے ممدانی کے 3 وعدوں 2 ملین نیو یارکرز کے لیے 4 سال کے لیے رینٹ فریز کرنا، 2027 سے شہر بھر میں مفت بسیں چلانا اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے صحت کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق ایک رپورٹ نشر کی ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق کچھ وعدے پورے کرنے کے لیے ممدانی کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ انہیں اسٹیٹ کی بجائے امریکی ریاست کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور صرف بچوں کے لیے مفت صحت کی سہولت پر $6 ارب کا خرچ آئے گا، اور یہ رقم اکٹھی کرنے کے لیے ممدانی کو شہر پر پہلے سے آئے ٹیکسز میں 2% کا اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ اضافی ٹیکس پاس کروانے کے لیے ممدانی کو یہ بل نیو یارک اسٹیٹ لیجسلیچر سے پاس کروانا ہوگا، کہ جو یقیناً بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ نیو یارک گورنر نے ممدانی کی حمایت تو کی ہے، مگر ٹیکس میں اضافے کے بغیر دوسرا ممدانی کو سب سے بڑا خطرہ صدر ٹرمپ سے ہوگا، جو فنڈز کٹوتی کے علاوہ شہر میں نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا، کہ جو کسی صورت ایک شہر کے میئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مگر ان تمام مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ممدانی نے وہ کر دکھایا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ ممدانی کی الیکشن کیمپین اور پھر میئر الیکشن میں جیت سے متعلق نوارا میڈیا سے متعلق صحافی ریواق براؤن نے ایک انتہائی دلچسپ تجزیہ دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ممدانی اپنی روٹس کو نہیں بھولے۔ ممدانی کے کپڑوں سے لے کر ان کی انگریزی پر اعتراض کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے مخالفین نے ان کے کھانا کھانے پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں عربی زبان میں تارکین وطن سے اظہار یکجہتی کیا۔ ممدانی نے اپنی مسلم شناخت کو چھپانے کی بجائے اس پر معذرت سے انکار کر دیا۔ ممدانی نے اپنی تقریر میں اپنے والدین کے ملک بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا ذکر بھی کیا۔ یہی نہیں، ممدانی نے اپنی الیکشن کیمپین میں اردو زبان میں ویڈیوز بھی بنائیں اور بالی ووڈ فلموں کے کلپس استعمال کر کے دلچسپ میمز بھی بنائے، کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئے۔ کاش کہ جلدی پاکستان کے شہروں لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، حتیٰ کہ اسلام آباد کو بھی ایک میئر نصیب ہو جائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، we're gonna be right back۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا تمام دن سیاسی جماعتوں سے ملاقات میں گزارا ہے۔ ان ملاقاتوں کا واحد مقصد 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے وفود کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں کو 27ویں ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے متعلق شقیں شامل کی جائیں۔ حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کے بلدیاتی مسودے کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم نے مارچ 2024 میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے کہ جس کے مطابق بلدیاتی حکومتیں صوبوں کی بجائے براہ راست
वफाक से इख्तियारात हासिल करेंगी कि जब 26वीं तरमीम की बात हुई तो MQM ने अपनी हमायत को बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक शिकों की शमूलियत से मशरूत कर दिया था। ताहम जो हतमी मुसवदा मंजूर हुआ कि जिसके हक में MQM के अरकान ने वोट भी डाले, इसमें ऐसी कोई भी शिक शामिल नहीं थी। ताहम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि अगर माजी में किसी जमात के साथ कोई कमिटमेंट या वादा किया गया था तो इसे मौजूदा ड्राफ्ट में शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। वजीर दिफा ने अब से कुछ देर पहले ये इंकशाफ भी किया है कि 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। इम्कान है कि इस आईनी तरमीम को अगले हफ्ते ऐवान में पेश किया जाए। आज वजीर आजम ने MQM से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द से भी मुलाकात की कि जिसमें मुजवजा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अभी नुकात मालूम है सर आपको 27वीं तरमीम मुसवदा नहीं आया तो हम नुकात पे बात नहीं कर सकते। जब मुसवदा आएगा उसको शिक बाय शिक हम देखेंगे। बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, आपने वो देखा होगा, आप समझते हैं? उन्होंने कुछ पर्चा आउट किया है, देखेंगे तो सही आउट किया है गलत आउट किया है। ताहम बेशतर हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हल्की फुल्की रंजिश के साथ हुकूमत के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ खोलकर 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को ना छेड़ा जाए। सूबों ने अपने कवानीन बना रखे हैं और इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि 27वीं तरमीम की सूरत में सूबाई खुद मुख्तारी और ऑटोनॉमी पर डाका हरगिज कबूल नहीं। जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमजोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। अभी हमारे पास कोई मुसवदा नहीं, हमने वही सुना है जिस तरीके से हमारे ज़हन। लास्ट टाइम में भी प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसा किया था कि इवन लास्ट टाइम में अक्टूबर में उन्होंने कहा था, ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। तहम अदालतों से जुड़ी तरमीम के बाद एक अलमिया ये भी है कि वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को आज भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात की ये 5वीं कोशिश थी। इससे पहले वज़ीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं। असेंबली में एक करारदाद भी पेश की जा चुकी है। आज एक बार फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्हें हिज़्ब मामूल मुलाकात किए बगैर वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। मुसद्दका इतलात है नाजरीन के वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कल मंजूर होने का इम्कान है। वजीर आजम ने काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफ किया जाएगा कि जिसके बाद वफाकी काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। फिर 14 नवंबर को गालिबन दोनों ऐवानों से मंजूरी ले ली जाएगी। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI फे या फिर ANP के 3 अरकान की हमायत दरकार होगी, जबकि कौमी असेंबली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। कौमी असेंबली में हुकूमत को 237 अरकान की हमायत हासिल है कि जिनमें नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 1-1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। They seem to be comfortable enough. पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम के रोल बैक होने की किसी शिक पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी NFC से मुतल्लिक तरमीम की मुखालिफत करेगी, ताहम पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के मुकम्मल दिफा का भी ऐलान किया है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट ये भी डिटेल में हो जाए, इसलिए कि वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा
اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا. نہیں 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا، اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی. مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کی، میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی. میں نے تو کہا کہ بلاول صاحب نے جو ایون فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو اور سب اس کا پارٹ بنے، جیسے آپ لوگ بنے ہوئے ہیں آج پارٹ نا اس طرح بحث کا. قومی مالیاتی کمیشن کے تحت صوبوں کو مالی وسائل کی جو ڈویژن اور تقسیم ہے، اس سے مجوزہ تبدیلیاں ایک انتہائی بڑے مسئلے کو جنم دے سکتی ہیں. اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا دوسرے صوبے اس تبدیلی کو قبول کریں گے؟ ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے وفاقی جماعتوں کے درمیان وسیع اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اینڈ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جو پچھلے 4 گھنٹے سے متحرک ہے، اور آج رات ہی ایک پریس کانفرنس بھی متوقع ہے. سب سے پہلے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر قانون حسن رضا پاشا موجود ہیں. پاشا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائی دیجیے گا کہ ابھی سب سے زیادہ آپ کو بڑا ہکپ یا آبسٹیکل کیا دکھائی دے رہا ہے اس ترمیم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ترمیم کے حوالے سے جو آبسٹیکل نظر آ رہا ہے وہ 18ویں ترمیم کے کچھ جو امینڈمنٹس تھی ان کو رول بیک کرنے کے حوالے سے ہے، جس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کریڈٹ لیتی رہی ہے. اور ابھی بھی کچھ زعماء پیپلز پارٹی کے انہوں نے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کی ہے کہ ہم صوبائی خود مختاری پہ کوئی جو ہے وہ حرف نہیں آنے دیں گے اور اس کا دفاع کریں گے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں اگر کہ جب سے ویسے تو 26ویں ترمیم کے منظور ہوتے ہی 27ویں ترمیم کی بات شروع ہو گئی تھی، اور مسلسل یہ چیز ہوتی رہی کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، وہ ہو رہی ہے. لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اگر پولیٹیکل زعماء کی سرگرمیوں کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ وہاں سے انہوں نے ملاقات بھی کی. بعد میں جو اعلامیہ جاری ہوا وہ تھا کہ وہ ویسے سلام کرنے کے لیے آئے اور دس اینڈ دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پرچہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ پرچہ آؤٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ پبلک ہوا ٹویٹ کی صورت میں تو اس سے پہلے مولانا صاحب تک بھی پہنچ گیا ہو یہ پرچہ اور یہ گفت و شنید ہو گئی ہو. کیونکہ ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. بہرحال جہاں تک تو نمبر گیم تفصیلی مشاورت ہوئی ہے سر، اور ابھی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی ہم اپڈیٹ لیں گے اپنے رپورٹر سے بھی. مگر مجھے بتائیے گا سر، یہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بلوچستان بار کاؤنسل نے اس ترمیم کو عدلیہ کو ختم کرنے کے مترادف قرار دیا ہے. آپ اس طرح کا کوئی پش بیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ باقی تو کوئی نہیں ہے. ایک ہمیں یہ گلہ حکومت سے ضرور ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تو پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا گیا، مسودہ بھیجا گیا، اور ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا، اور ہم نے اپنی تجاویز دی تھی. اگرچہ وہ تمام تجاویز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن کچھ تجاویز ہماری ان کو انہوں نے وہ کیری کیا. اب اس دفعہ تو یہ انہوں نے نہیں بھیجا ہمیں. اب اسی لیے اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے، اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال جو بلوچستان بار کونسل کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. باقی دیکھیں نا، صوبے میں 4 اور بھی بار کونسلز ہیں، اسلام آباد بار کونسل ہے، پنجاب ہے، KPK بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، اور پھر ان سے بڑھ کے پاکستان بار کونسل ہے. وہاں سے ابھی تک کسی جگہ سے کوئی وہ ریاکشن اس طرح سے نہیں آیا جس کو یہ کہا جائے کہ جی کہ بار کونسل کے نمائندے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچ یا فکر رکھ رہی ہے جو حکومتی ترمیم کیا. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ بیورو چیف موجود ہیں. ہاشمی صاحب فرمائی دیجیے گا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ ابھی دیر رات گئے تک چلے گی؟ پریس کانفرنس متوقع ہے؟
یہ بالکل غیر معمولی اجلاس ہے اور اسی کے لیے جو صدر آصف زرداری ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ اس میں شرکت کی ہے. جو پیپلز پارٹی صوبائی خود مختاری کا اپنا دیرینہ موقف ہے اس پر قائم ہے اور آج جیسے آپ نے کہا بھی اور سی ایم سن نے بھی اس کو بڑا واضح کر دیا ہے. پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ جو قومی مفادات ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے گا لیکن 27ویں ترمیم پہ جو مجوزہ ڈرافٹ ہے اس پیپلز پارٹی کی قانونی ماہرین کی آراء آلریڈی شامل ہے. لیکن اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں. اس میں ایک تو NFC ایوارڈ میں شیئرنگ ہے صوبوں کی, اس شیئرنگ کے حوالے سے ان کا خاصا ایک واضح موقف ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کا خاصا واضح موقف ہے. اس میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ان کا خاصا واضح موقف ہے. اس میں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ اگر جو ایجوکیشن محکمہ ایجوکیشن ہے اگر اس کو وفاق پہلے کی طرح اسی طرح کر لے جس طرح پہلے ہوتا تھا 18ویں ترمیم سے پہلے. تو میری بات ہوئی تھی چند پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ون کریکولم فار آل کنٹری ہے اس پہ تو پیپلز پارٹی راضی ہو سکتی ہے کہ کریکولم کی حد تک ایک جو ہے وفاق اس کو کر لے اور اس کریکولم کو پورے نصاب کو پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے. یہاں تک تو پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہو سکتی ہے. لیکن جو اگر جو محکمہ جس طرح پہلے تھا اگر اسی طرح اس کے اختیارات اور اس کی ساری چیزیں جو فائنینشیل پاورز ہیں اور دیگر جو جس طرح اس کے اسٹرکچر ہے اگر اس کو وفاقی وزیر تعلیم کے ماتحت کرنے کی بات کی جائے گی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ریزنٹمنٹ آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور بھی چیزیں تھیں جس میں ایک مائنس ملنس کے حوالے سے تھا, بہبود آبادی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا کہ وہ اگر وفاق لینے کی بات کرے گی تو ظاہر بہبود آبادی چونکہ سینسس ابھی حالیہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ اور بھی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں تو لینا چاہے تو اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس میں اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ترمیم کے ایکٹ میں جو الیکشن کمیشن سے متعلق شکیں ہیں اجلاس میں رائے دی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ممبران الیکشن کمیشن کے انتخاب میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہونی چاہیے. جو مالیاتی شیئر ہیں صوبوں کے حوالے سے سی نے اس میں اجلاس کی جو ارکان ہے اس پہ اس کے سینئر رحمان جو رہنما ہے انہوں نے واضح موقف دیا کہ صوبائی خود مختاری اور NFC پر ہمارا موقف واضح ہے اور اسے قبول کیا جائے. ارکان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نون لیگ اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ڈرافٹ کی بیشتر شکوں ہیں ان پر مثبت بات ہوئی ہے. تو یہ کچھ اس میں چیزیں پوائنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. بہت شکریہ. طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے, نمائندہ خصوصی بیورو چیف کراچی. غیر معمولی اجلاس ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. یہ وہ 74 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی کہ جس کے بغیر یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو ہی نہیں سکتی. میک اور بریک ہے. اٹ از ویری انٹریگنگ کہ ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی اس کو کس طرح پیش کرے گی, کس طرح ایکسیپٹ کرے گی. وفاقی حکومت کی جانب سے مرکز کے وسائل کی تقسیم کے لیے تشکیل دیے گئے NFC میں بڑی تبدیلی کا عندیہ دے دیا گیا ہے. اب پیپلز پارٹی بھی ابھی اس پر غور کر رہی ہے ایز وی اسپیک, لیکن خبر یہی ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی صرف ثابت ہو سکتی ہے. ناؤ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے درینہ موقف سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کس طرح ایک حقیقت پسندانہ موقف کی طرف آتی ہے. واٹ دا اسٹیٹ نیڈز رائٹ ناؤ ٹو ریوزٹ دا NFC ایوارڈ. سیاسی اینگل سے ہٹ کر ناظرین اگر موجودہ NFC کو دیکھا جائے تو اس وقت 7واں ایوارڈ چل رہا ہے. حالانکہ ہر 5 سال کے بعد نیا NFC ایوارڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ بغیر کسی بھی میٹنگ کے یا پھر 1-2 میٹنگز کے بعد صدارتی آرڈر کے ذریعے ہی نئے NFC ایوارڈ کا اعلان ایک معمول بن چکا ہے. اب NFC میں صوبوں کے حصے سے متعلق بحث کا آغاز تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی ہو گیا تھا. عمران خان نے بطور وزیر اعظم متعدد بار یہ کہا تھا کہ صوبوں کو پیسے دینے کے بعد وفاق کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس سے ملتا جلتا موقع مسلم لیگ نواز کا بھی رہا ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی خواہش مند رہے ہیں. آن دا ریکارڈ ایون ایز فائنانس منسٹر ہی ڈیڈ اسپیک اباؤٹ اٹ کاؤنٹلیس ٹائمز. جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ NFC کے ایوارڈ میں تبدیلی تو ہونی چاہیے مگر صوبوں کا شیئر کم کرنے کی بجائے سے بڑھانا چاہیے. حالیہ بحث کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب رواں سال اپریل میں وفاقی حکومت نے 11واں NFC ایوارڈ لانے کا فیصلہ کیا. رواں سال اپریل میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے دوران وفاقی حکومت نے 4 صوبوں کو یہ بتایا کہ وہ 8ویں ایوارڈ یعنی کہ 8th ایوارڈ کو حتمی شکل دینے کے لیے 11واں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کی تیاری کر رہے ہیں. جبکہ گزشتہ ماہ ناظرین صدر پاکستان کی جانب سے تشکیل دی گئی نیشنل فائنانس کمیشن کی میٹنگ سندھ حکومت کی درخواست پر مؤخر کر دی گئی. وزارت خزانہ کے مطابق صرف گزشتہ مالی سال میں وفاقی حکومت نے سماجی تحفظ پر 466 ارب روپے خرچ کیے ہیں کہ جس میں
वो 350 अरब रुपए भी शामिल हैं कि जो चारों सूबों में खर्च किए गए थे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 169 अरब रुपए, सिंध में 96 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 67 अरब रुपए और बलोचिस्तान में 18 अरब रुपए जारी किए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मरकज़ ने तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मजमूई तौर पर 638 अरब रुपए खर्च किए हैं। हालांकि आइन के तहत ये सूबाई मामलात हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान सेहत के शोबे में वफाक ने 45 अरब रुपए खर्च किए और तालीम पर वफाकी हुकूमत के गुज़िश्ता माली साल में 114 अरब रुपए खर्च किए गए। अगर 5वें NFC अवार्ड का जायजा ले लिया जाए तो उस वक्त सूबों का हिस्सा 37.5% और वफाक का 62.5% होता था, मगर उस वक्त 7वें NFC के तहत पहले साल 56.5%, दूसरे साल 57.5% सूबाई हुकूमतों को दिया गया और बाकी रकम वफाक के हिस्से में आई। नाज़रीन, इस अवार्ड में आबादी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा यानी कि 85% हिस्सा रखा गया था। इस वक्त एज वी स्पीक सूरत हाल कुछ यूं है कि अगर वफाक सूबों को 100 रुपया देती है तो 51 रुपए के करीब पंजाब को जाता है, 24.5 सिंध को, 9.09 बलोचिस्तान को और बाकी खैबर पख्तूनख्वा को जाता है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन के मुताबिक रियासत पाकिस्तान अपनी कुल आमदन का 88% खर्च करती है। बाकी बचने वाली 12% रकम से फकत 3 से 4% GDP ग्रोथ मुमकिन है, नॉट मोर देन दैट। और अगर पाकिस्तान को तेजी से तरक्की करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है, तो मौजूदा रफ्तार से आमदनी का दुगना करने में 40 से 50 साल लग जाएंगे। भारत और बांग्लादेश की सालाना बचत 25 से 30% है और इसी वजह से वो सालाना 6 से 7% की शरह से तरक्की कर रहे हैं। जबकि साबिक वजीर खजाना सलमान शाह का यह मानना है कि कर्जों का पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है और उस कर्ज की अदायगियों प्लस सेहत, तालीम, दिफाई खराजात के लिए वफाक को मजीद कर्ज लेना पड़ता है। तकरीबन तमाम माहिरीन का यह मानना है कि मसला 18वीं तरमीम नहीं बल्कि NFC के तहत फंड्स की तकसीम का है। सूबों का हिस्सा 42% से बढ़ाकर 57% कर दिया गया, लेकिन सूबों से तालीम, सेहत और दीगर डिवॉल्व की गई वजारतों और शोबों से मुतल्लिक कोई कमिटमेंट नहीं ली गई। रकम को आमदन बढ़ाने या फिर रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम भी नहीं मुरत्तब किया गया। देयर इज नो क्वेश्चंस, नो आंसर्स गिवन। इसी तरह जो वजारतें मसलन कि सेहत और तालीम सूबों को मुंतकिल की गई, उन पर वफाक बदस्तूर खर्च कर रहा है। इसे रोका क्यों नहीं गया? नो वन नोज। अभी एक सवाल अपने तय मौजूद तो है। इसके अलावा समाजी तरक्की के प्रोग्राम जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मगर दीगर ममालिक में ऐसे समाजी प्रोग्रामों को सूबाई हुकूमतें फंड करती हैं। इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का हुजम 140 अरब रुपए है कि जो वफाकी हुकूमत फंड कर रही है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि 2010 में जब NFC अवार्ड में तयशुदा फॉर्मूले को तब्दील किया गया था तो मुस्लिम लीग नवाज ने 18वीं तरमीम से जुड़ी तकरीबन तमाम तरमीम को किसी वजीर आजम के तीसरी मरतबा मुंतखब होने पर आयद पाबंदी से नत्थी कर दिया था। नवाज शरीफ साहब हैड टू बी मेड द प्राइम मिनिस्टर अगेन और फिर बाद में 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद ये पाबंदी खत्म भी कर दी गई थी। रवा माली साल के बजट में नाजरीन NFC के जरिए सूबों को इजाफी 1208 अरब रुपए दिए जाएंगे। रवा माली साल में सूबों को कुल 8205 अरब रुपए देने की मंजूरी दी गई है। बजट में पंजाब का हिस्सा 4074 अरब रुपए रखा गया है कि जो रवा साल की निस्बत 641 अरब रुपए ज्यादा है। सिंध को 2043 अरब रुपए मिलेंगे कि जिसमें 291 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 1342 अरब रुपए जबकि बलूचिस्तान को 743 अरब रुपए से जायद फंड्स दिए जाएंगे। KPK के लिए 207 अरब और बलूचिस्तान के लिए 70 अरब रुपए का इजाफी बजट मुख्तस किया गया है। इतनी ज्यादा रकम मिलने के बावजूद गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 45% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे चली गई है। तालीम और सेहत जैसे शोबों में किए जाने वाले जो एक्सपेंडिचर्स और अखराजात हैं वो GDP के 1% से भी कम है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ हुआ है और यह शरह बढ़कर 25.3% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में गुर्बत की शरह 16.3% है और 40% आबादी किसी न किसी हद तक गुर्बत का शिकार है। बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है कि जहां 42.7% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 29.5% जबकि सिंध में 24.1% है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
हमारे साथ नामवर सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक और अतर काज़मी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि 27वीं आइनी तरमीम अहम तरीन बैठकें पिछले 48 घंटों में, देयर हैज़ बीन अ फ्लरी ऑफ मीटिंग्स एंड कंसल्टेशंस, इसको पास ही समझिए फिर? जी, अगर हुकूमत का पर्सपेक्टिव हम देखें तो वो तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सेल थ्रू कर जाएगा और कोई प्रॉब्लम उस तरह से अपेरेंटली नहीं नजर आ रहा। ऑल्दो पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त जिनसे मैंने पता किया है वो इस बात पर जरूर अभी एप्रीहेंसिव हैं, क्योंकि एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है जो कि बिलावल साहब ने ले रखी है, प्रेसिडेंट साहब ने ले रखी है, उससे डिविएट कैसे करेंगे। दूसरी बात ये है कि सूबों के अंदर मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर ये समझा जाए कि जी हर जगह से हाँ हो चुकी है या हर जगह से उसका कंसेंट है, तो मैं समझता हूँ ये भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। सूबों के अंदर भी एप्रीहेंशन है, बेशक वो पंजाब ही का सूबा क्यों ना हो। वफाक के अंदर PMLN लेड हुकूमत है, पंजाब में ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है PMLN की हुकूमत की। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई तैयार बैठा है इस फार्मूले को अपनाने के लिए, लेकिन जो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट है वो मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो बड़ा पुराना है कि जी वो एनोमली एग्जिस्ट करती है एंड दैट नीड्स टू बी अनडन और उसको ठीक करना पड़ेगा। ये स्टेटेड पोजीशंस तो हमने बहुत डंके की चोट पे प्री इलेक्शंस भी देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी की एंटी PMLN, और बड़ा मुश्किल लग रहा था कि इधर से क्लाइम डाउन कैसे करेंगे जब इतना ज्यादा रेटरिक बढ़ा दिया है कि इनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता हुकूमत में, तो वो क्लाइम डाउन किया। सो दिस सीम्स लाइक अ इजियर क्लाइम। अगर आप इक्वेशन के अंदर किसी जगह की हुकूमत रख दें, यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वो चीज़ जो कि बिल्कुल नजर आ रही थी कि इम्पेंडिंग है कि तरीके अदम एतमाद आई की आई और बस होने लगा है सब कुछ, वो भी उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हो पाया और भी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज़ रखी गई है, हो सकता है कुछ गिव एंड टेक इस मामले के अंदर भी हो। बट देखिए, जहां पर हमने पीपल्स पार्टी की पोजीशन सख्त देखी, जैसे नहरों का मामला था, ऑल्दो उसमें एक सखर के एलिमेंट था, एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने बहुत ग्राउंड सड़क को तपा दिया था और पीपल्स पार्टी को इनवेरिएबली वहां टफ पोजीशन लेनी पड़ी, तो हमने टेक्टिकल रिट्रीट भी होते हुए देखा है इस पूरे निजाम को। इसमें आपको गिव एंड टेक कहां दिखाई दे रहा है? डू यू थिंक देयर विल बी एनी स्कोप फॉर गिव एंड टेक? बिकॉज अभी तक तो हर कोई इस बात के ऊपर कह रहा है कि ये कौमी मुफाद में है, तो हम इसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, बशमूल MQM और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो इट इज ऑन इट्स वे, बड़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मगर आर यू एक्सपेक्टिंग एनी अपसेट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, इस बड़ी बैठक 4-5 घंटे की बैठक से भी? देखिए, मैं समझता हूँ मैं बुखारी साहब, जब इतनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर आप इतनी बड़े इश्यूज के ऊपर इतनी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं, तो आपको कार्व आउट करना पड़ता है अपने लिए एक नया रास्ता। आपको बताना पड़ता है कि हमने क्यों किया है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ओवरऑल इंप्रेशन तो यही है कि मुल्की मफाद हर चीज में सब कुछ, बट मैं गिव एंड टेक की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको कोई चीज थोड़ी सी दिखाई भी जाती है ना कि ये करेंगे तो नेचुरली फिर बहुत सारी चीजों का अगर हम इसको रूल आउट कर दें कि गिव एंड टेक होता ही नहीं है और इंसेंटिवाइज किया ही नहीं जाता किसी चीज को, तो मेरे ख्याल में वो भी एक बचगाना सी बात होगी। किया जाता है और ल्योर करने के लिए भी जमातों को कहा जाता है कि आपका बेहतर मुस्तकबिल है। आपको अतर कितना लग रहा है कि गिव एंड टेक का स्कोप है अभी, या सब ऑन बोर्ड ही है एसेंशियली? देयर इज नो रियली रूम फॉर दैट काइंड ऑफ नेगोशिएशन। मुझसे पूछ रही है जी अतर। जी देखिए, मेरे ख्याल में चीजें काफी हद तक पहले तय हो चुकी हैं। ये गुज़िश्ता 2-3 महीनों के दौरान, आप खुद इस्लामाबाद में हैं, आप जिससे भी बाखबर शख्स से बात करते थे वो आपको बताता था कि 27वीं आईनी तरमीम पे गुफ्तगू भी हो रही है, कुछ चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको पहले ही पता था और उससे पहले मुलाकातें वगैरह भी होती रही। अब कुछ चीजें इसमें ऐसी डाली गई हैं जिसपे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को इतराज हो, नून लीग को इतराज हो, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई सूबाई खुद मुख्तारी का मसला होता तो पंजाब की वज़ीर आला उठ के ब्राजील चली जाती। देखे ना, NFC इस सूबों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आपका वहां पे कट कर दिया गया आपका हिस्सा, तो वो तो आपका पूरा वहां पे PSDP, आपके दीगर जितने भी मामलात हैं वो सब मुतासिर होंगे। मरियम बीबी का ब्राजील जाना ये शो करता है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इन्होंने मामलात को पहले ही हल किया हुआ है। कुछ चीजों के ऊपर वो यकीनन जमहूरियत खेलेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, गिव एंड टेक होगा, लेकिन जो मेन चीजें हैं जिसमें जजेस की ट्रांसफर का मामला है, आईनी अदालत का मामला है, कुछ दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर इनका मुकम्मल इत्तफाक हो चुका है। और मुझे वहां पे
बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आरजी जंगबंदी और बदस्तूर बदएतमादी की फिजा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन हतमी मुज़ाकरात की शुरुआत हो गई हैं। इस्तांबुल में होने वाली इन तीसरे दौर के मुज़ाकरात को फैसला कुन गुफ्त और शनीद करार दिया जा रहा है। मुज़ाकरात का ये तीसरा और हतमी दौर इस पस मंजर में हो रहा है नाजरीन कि जब सरहदी झड़पों से होने वाली कशीदगी और TTP की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दोनों दौर नाकाम रहे हैं। सिर्फ जंगबंदी का एक मशरूत मुआहिदा तय पाया और ये जंगबंदी तीसरे दौर के आज होने वाले इन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर और 5वां राउंड है। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कौमी सलामती के मुशीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान की सरबराही अफगान इंटेलिजेंस चीफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हाजी नजीब, अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी और सीनियर तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन और अंस हक्कानी भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुर्किया और कतर के मसालिहतकारों ने दोनों ममालिक के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इससे पहले होने वाली मुज़ाकरात में इस वक्त डेडलॉक हमें देखने को नजर आया कि जब अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले रोकने और तहरीरी जमानत देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई और तहरीरी जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालिया इस्तांबुल मुज़ाकरात भी तालिबान के सरहदी दरअंदाजी रोकने, मौसर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम करने और अस्करियत पसंदों की नकलो हमल से मुतालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तवज्जो देने के बुनियादी नुकात पर हो रहे हैं और दोनों ममालिक निगरानी और तस्दीक के तरीकाकार को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इन हतमी मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक बार फिर अफगान तालिबान से TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और उनके तरबियती लॉजिस्टिक कैंपों के इनेदाम का मुतालबा करेगा। अफगान तालिबान अफगान सरजमीन पर फिजाई हमलों और गैर दस्तावेजी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के नुकात सामने रखेंगे। गुज़िश्ता मुज़ाकराती दौर के इख्तिताम पर तुर्किया की वजारत खारजा के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि तमाम फ्रीकैन ने जंगबंदी के तसलसल और अमन के क़याम को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए एक निगरानी और तस्दीकी निज़ाम के क़याम पर इत्तफाक किया है। हालिया मुज़ाकरात इसी निज़ाम को काबिल अमल बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने के लिए हो रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कोई समझौता नहीं होता तो इसके नताइज बड़े गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा, तिजारती रास्ते बंद और बाज़ाब्ता जंग का आगाज भी हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान महज ज़बानी बयानात की बजाय अमली तौर पर अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। चंद दिन पहले ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इसी हवाले से दो टोक जवाब देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा और इसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अहमद शरीफ ने यह इंकशाफ भी किया था कि खारजी अनासिर अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं और सरहदी इलाकों में मारे जाने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी शामिल हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान तालिबान से दानिशमंदी का तकाजा करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर मुश्तमिल है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मेक और ब्रेक टॉक्स के नाम से शाया स्टोरी में ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि फाइनल राउंड के इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सरहदी इंतजाम और पाक अफगान सरहद पर मजीद कशीदगी रोकने के लिए एक जामे तरीकाकार पर तवज्जो मरकूज रहेगी। मगर पाकिस्तान इस मरतबा अफगानिस्तान से बाकायदा तस्दीक चाहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी और इसके कैंपों का खात्मा किया जाएगा। अफगान तालिबान अपने ही नजरियाती TTP ग्रोह की मुखालिफत मोल लेने को तैयार नहीं। काबुल पर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। काबुल पर दबाव बढ़ रहा है कि अगर वो तहरीरी जमानत नहीं देता तो इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अफगान तालिबान को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है और तिजारती रास्तों की बंदिश से एक मजीद दबाव अफगान तालिबान के कांधों पर होगा। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत चीन और ईरान के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। चीन की सीपेक सरमायाकारी मुतासर हो सकती है और खित्ते में दाइश खुरसान जैसे ग्रोथ ताकत पकड़ सकते हैं और एक खौफनाक जंग के शुरू होने के खतरात बढ़ सकते हैं।
अफगान तालिबान के पास खित्ते को अमन देने का ये आखिरी मौका नजर आ रहा है। तज्जियाकारों का यह कहना है कि अफगान तालिबान जिम्मेदारी रियासती किरदार अदा करके कतर, तुर्की और चीन जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं, मगर साथ ही ये खदशात भी मौजूद हैं। इट सीम्स दे माइट जस्ट वांट टू बाय टाइम। अफगान तालिबान इन मुज़ाकरात के अदवार से फ़कत शायद वक्त ही ना खरीद रहे हों, और अगर ऐसा हुआ तो ये खित्ते के अमन के लिए बहुत खौफनाक होगा। खित्ते की सूरत हाल एक ऐसे पॉइंट पर रुकी हुई है कि जहां मामूली सी लग़ज़िश पूरे एशिया के अमन को तहबाला कर सकती है, और ऐसी सूरत हाल में भारत ने गुजरात और राजस्थान की मगरबी सरहदों पर तीनों मुसल्लह अफवाज की बड़ी जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। तरशौल नामी इन जंगी मशकों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी जंगी मशक करार दिया जा रहा है। भारतीय मशकों के जवाब में पाकिस्तान बहरिया ने भी शुमाली बहरिया अरब में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया और 3 जदीद तरीन 2400 TD हैवरक्राफ्ट पाकिस्तान मरीन्स के बेड़े में शामिल किए। पाक बहरिया इन मशकों में जंगी जहाज, फिजा और समंदर के नीचे 6000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फायरिंग की मशकें करेंगी, और मशक के दौरान ये खित्ता एक मरबूत निगरानी में रहेगा। नाज़रीन, भारतीय मशकों में 20 से 25 जंगी जहाज, 40 फाइटर्स और दीगर जंगी असासे शरीक हैं। भारत की ये अचानक मशकें, दीज एक्सरसाइज जंगी जुनून का पता दे रही हैं। दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली भारत आज रियासत बिहार के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग में भारतीय जमहूरियत बेनकाब दिखाई दे रही है। नाज़रीन, वोटर लिस्टों से 65 लाख वोट गायब, ईवीएम मशीनों में टैंपरिंग और इलेक्शन कमीशन की मोदी सरकार से मिली भगत के इल्जामात ने भारतीय सरकार और इसकी नाम निहाद जमहूरियत और द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स इलेक्शन कमीशन सो टू से इसका पर्दाफाश कर दिया है। 243 नशिस्तों वाली बिहार असेंबली के इलेक्शन की पहले मरहले की पोलिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंतखाबात के पहले मरहले में 64.46% वोट डाले गए हैं, और हैरत अंगेज तौर पर इट इज अ बिग वोटर टर्नआउट। इस टर्नआउट को पहले से कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। रियासत बिहार के 18 अजला की 121 नशिस्तों पर 4.25 करोड़ वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, और 1314 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। और अगरचे इस पहले मरहले के इंतखाबात के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन पोलिंग के अमल के दौरान ही रियासती पुलिस, नीम फौजी दस्तों की तैनाती और हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए हैं। और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बिहार के इस पहले मरहले के इलेक्शन में धांधली और रियासती इंतजामिया इलेक्शन कमीशन पर मिली भगत के इल्जामात जोरों शोर से सामने आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आइन और जमहूरी हकूक को कमजोर करने के लिए हुकूमत के साथ मिली भगत कर रहा है। जिस तरह उन्होंने हरियाणा में इलेक्शन चुराया, इसी तरह बिहार के 65 लाख वोटर्स को फहरिस्तों से हज़्फ किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर भारत के आइन और जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑपोजिशन का दावा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हक में काम कर रहा है और मुस्लिम वोटर्स समेत उन अफराद के नाम हज़्फ किए जा रहे हैं कि जिन्हें बीजेपी का मुखालिफ समझा जाता है। धांधली और इलेक्शन कमीशन की इस मिली भगत से भारत के मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और करेला की रियासतों में भी ऑपोजिशन मुतहर्रिक हो चुकी है, और ये ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर एक कौमी तहरीक की तैयारी कर रही है। इंडीड मोदी सरकार के लिए रियासत बिहार में फतह उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए जरूरी है, एंड सो वी सी हिम रिजॉर्टिंग टू ऑल काइंड्स, जो भी काम करना पड़ रहा है इट सीम्स कि इसको यकीनी बनाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।